हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सीसीआई के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। उम्मीद करता हूं कि आप घरों में स्वच्छ और सुरक्षित हैं और ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूं कि आप आने वाले समय में इस महामारी से ईश्वर आपको बचाए रखें और लगातार अपना अध्ययन जारी रखिए। आपके लिए अच्छा मौका है। भले ही पूरे देश में कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, लेकिन आप अपनी नज़रें उन किताबों में गाड़े रखिए और आखिर आने वाले दिनों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। ऐसी कामना के साथ आज अपन शुरुआत कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत एक टॉपिक राष्ट्रीय आंदोलन जो 1885 से लेकर 1947 ईस्वी तक चलेगा। इस राष्ट्रीय आंदोलन के तहत विभिन्न महत्वपूर्ण जो राजनीतिक घटनाएं घटती है उनका हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन जो इसका समय रहता है 1885 से लेकर 1947 तक। इस राष्ट्रीय आंदोलन की जो शुरुआत होती है, जो 1885 में एक अखिल भारतीय स्तर की एक संस्था होती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है और इस कांग्रेस के नेतृत्व में ही हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चलता है और आखिरकार हमें 1947 में अंग्रेजों से मुक्ति मिलती है, अंग्रेजों की दास्ता से हम फ्री होते हैं और 1947 में भारत को आज़ादी मिलती है। तो राष्ट्रीय आंदोलन को हम 3 चरणों में बांटकर पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन के कितने चरण रहेंगे? 3 चरण। 3 चरणों की अलग अलग घटनाओं का अपन अध्ययन करेंगे। यानी राष्ट्रीय आंदोलन को कितने चरणों में बांट के पढ़ेंगे? 3। जो पहला चरण रहता है 1885 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक, 1885 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक इस चरण का नाम रहता है उदारवादी। लिबरल लोग थे, या इसका हम दूसरा नाम कह सकते हैं नरमपंथी दल। नरमपंथी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 से लेकर 1905 तक अपनी ये नीतियों के माध्यम से अंग्रेजों के आगे संवैधानिक तरीके से, प्रतिवेदनों के माध्यम से, प्रार्थना पत्रों के माध्यम से हमारे देश को आजाद कराना चाहते हैं, लेकिन वो इनकी नीतियों को मानते नहीं हैं। दूसरा चरण जो हम राष्ट्रीय आंदोलन का पढ़ेंगे वो रहेगा 1905 में, जब उदारवादियों की नीतियों को अंग्रेजों ने नहीं माना। तो 1905 से लेकर 1919 ईस्वी तक का जो द्वितीय चरण चलेगा राष्ट्रीय आंदोलन का, जो हमारा रहेगा उग्रवादी, या जिसको हम कह सकते हैं गर्मपंथी दल। यानी जो उदारवादियों की नीतियां थी, प्रतिवेदनों के माध्यम से, प्रार्थना पत्रों के माध्यम से, संस्मरण पत्रों के माध्यम से अपनी मांगे मंगवाना, संवैधानिक तरीके से अंग्रेजों के आगे अपनी मांगे मंगवाना, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी बातों को नहीं माना। तो कुछ ऐसे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने उस रास्ते को छोड़कर एक उग्रवादी रास्ता यानी लड़ाई झगड़ा करके अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने की ठानी। और उसी चरण को हम किस नाम से जानते हैं? उग्रवादी, या जिसका दूसरा नाम रहेगा गर्मपंथी। दूसरा नाम रहेगा हमारा गर्मपंथी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो दूसरा चरण गर्मपंथी या उग्रवादी के नाम से जाना जाता है 1905 ईस्वी से लेकर 1919 ईस्वी तक समय रहता है। राष्ट्रीय आंदोलन का जो तीसरा चरण रहता है, जिसका समय रहेगा आपका 1919 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक, जिसमें एक व्यक्ति विशेष का महत्वपूर्ण योगदान होने के कारण इस तीसरे चरण को हम गांधी युग के नाम से जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण किस नाम से जाना जाएगा? गांधी युग के नाम से, क्योंकि इसी चरण में महात्मा गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और कई आंदोलन खड़े किए थे, जिनकी वजह से हमें 1947 में आखिरकार अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति मिल गई थी। तो अपन बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन की, जो 1885 से लेकर 1947 ईस्वी तक इसका समय रहेगा। इसको हमने अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में इसको विभाजित किया। पहला जो चरण है इसका उदारवादी या नरमपंथी, जिसको हम कहते हैं
1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक इसका समय रहा। उदारवादी लोग जो संवैधानिक तरीके से अंग्रेजों को अपनी मांगे मंगवाना चाहते थे उनको उदारवादी कहा गया, जिसके अंतर्गत दादा भाई नारोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दिनेश वाचा, ऐसे कई सारे लोग रहेंगे जो संवैधानिक तरीके से प्रतिवेदनों के माध्यम से, प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपनी मांगों को अंग्रेजों को आगे रखते थे। जब उनकी मांगों को नहीं माना गया तो हमारे लाल बाल पाल, जिन्होंने इस द्वितीय चरण का नेतृत्व किया, उग्रवादी या जिसको हम नरम गरम पंथी कहते हैं, 1905 से लेकर 1919 तक का जो चरण चला था, यहां भी जो घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं उनका भी हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे। तीसरा चरण जो 1919 से लेकर 1947, जिसको भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? गांधी युग के नाम से जाना जाता है। इस तीसरे चरण के दौरान गांधी जी के द्वारा 3 महत्वपूर्ण अखिल भारतीय स्तर के राष्ट्रीय आंदोलन चलाए गए थे, उनका भी हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे। तो जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन जो कांग्रेस के नेतृत्व में चला था, राष्ट्रीय आंदोलन जो कांग्रेस के नेतृत्व में चला था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो एक अखिल भारतीय स्तर की संस्था थी, 1885 में उसकी स्थापना की गई, जो अंग्रेजों की उपज मानी जाती है। लेकिन उससे पहले भी भारत की 3 प्रमुख प्रेसिडेंसियां थी, वहां भी क्षेत्रीय राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हुई। उन्होंने भी अपने देश को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति कराने के लिए अपने अपने क्षेत्रों में राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना की। यानी कांग्रेस से पहले भारत में जो 3 प्रमुख रेजिडेंसियां रहती है हमारी, बंबई, मद्रास और बंगाल, जो वहां पे विभिन्न प्रकार की जो क्षेत्रीय राजनीतिक संस्थाएं रहेगी उनका हम अध्ययन करते हैं। और उसके बाद में एक अखिल भारतीय जो संस्था जिसके नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन चलेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो अब अपन बात करते हैं कांग्रेस से पूर्व क्षेत्रीय भारत की राजनीतिक जो संस्थाएं थी, 3 प्रमुख प्रेसिडेंसियों में थी। जो पहली प्रमुख प्रेसिडेंसी थी वो थी हमारी बंगाल प्रेसिडेंसी। यानी बंगाल प्रेसिडेंसी में किस तरह से राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना की गई, बंगाल प्रेसिडेंसी में कौन कौन सी क्षेत्रीय जो राजनीतिक संस्थाएं बनी थी, उन्होंने अपने हकों की मांगे अंग्रेजों के आगे रखी थी, उन्हीं की बात करते हैं। तो सबसे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत जो पहली संस्था बनती है जिसका नाम रहेगा लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी नाम से पता चल रहा है, लैंड यानी जमी, ये जमींदारों के हितों का संरक्षण करने के लिए बंगाल में स्थापित की गई एक संस्था थी, लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई थी, हम याद रखेंगे, स्थापना वर्ष इसका पूछा जाता है। ये भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी, इसकी स्थापना 1838 ईस्वी में की गई। किस स्थान पे की जाती है, क्योंकि बंगाल की बात कर रहा हूं मैं, तो कलकत्ता में इस लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई। इसके जो संस्थापक माने जाते हैं द्वारकानाथ टैगोर। लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक कौन रहेंगे? द्वारकानाथ टैगोर। इनके द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो जमींदार लोग थे उनके हितों की रक्षा करने के लिए बंगाल में पहली भारत की राजनीतिक संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई। तो इसके संस्थापक के रूप में किसका नाम याद रखेंगे हम लोग? द्वारकानाथ टैगोर, जिन्होंने 1838 ईस्वी में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो ये था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जमींदारों के व उड़ीसा के जमींदारों के हितों की रक्षा करना।
रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। अपन बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होने से पहले कि विभिन्न क्षेत्रीय जो राजनीतिक संस्थाएं बनी थी वो कौन कौन सी संस्थाएं रही। हम बात कर रहे हैं 3 प्रेसिडेंसियों की, बंबई, बंगाल और मद्रास की। सबसे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी की जो राजनीतिक संस्थाएं थी उनकी बात कर रहे हैं। उनमें सबसे पहली जो बंगाल में स्थापित भारत की पहली राजनीतिक संस्था जिसको हम मानते हैं, ये भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी जिसका नाम पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत की पहली राजनीतिक संस्था कौन सी थी, तो हम उत्तर देंगे लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी मित्रों, याद रखेंगे, द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1838 ईस्वी में। किस स्थान पे की गई थी, कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। इस सोसाइटी का जो प्रमुख उद्देश्य रहता है वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जमींदारों के हितों की रक्षा करना। इसके बाद जो अगली दूसरी जो बंगाल की संस्था रहती है वो आपकी रहेगी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना की गई थी 1843 में। स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका द्वारकानाथ टैगोर की थी। द्वारकानाथ टैगोर की, लेकिन जो इसकी प्रथम अध्यक्षता की गई थी वो एक अंग्रेज के द्वारा की गई थी, जॉर्ज थॉमसन के द्वारा। प्रथम अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा, जॉर्ज थॉमसन के द्वारा। यह बंगाल में स्थापित ब्रिटिश भारत की दूसरी राजनीतिक संस्था थी जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज थॉमसन के द्वारा की गई थी। तो जो दूसरी बंगाल प्रेसिडेंसी की महत्वपूर्ण जो राजनीतिक संस्था रहती है जिसका नाम हम याद रखेंगे बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना कब की गई, 1843 ईस्वी में। उसकी स्थापना में महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई थी वो किसने निभाई, द्वारकानाथ टैगोर। और इसकी प्रथम जो अध्यक्षता की थी वो एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था जॉर्ज थॉमसन। इसके बाद बंगाल की जो तीसरी राजनीतिक संस्था रहती है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना की गई मित्रों 1851 ईस्वी में। जो पहली दो हमने संस्थाएं पढ़ी है कौन सी, लैंड होल्डर सोसाइटी, और दूसरी जो संस्था रहती है हमारी कौन सी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इन दोनों संस्थाओं को मिलाकर एक नई संस्था का रूप दिया गया जिसका नाम रखा गया ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। अच्छा प्रश्न बनता है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन किन दो संस्थाओं से मिलकर बनी हुई है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो हम याद रखेंगे जो हमने पहले पढ़ी थी, कौन सी दो संस्थाएं रहेगी, पहली हमारी रहेगी लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसकी स्थापना हमने अभी पढ़ी 1838 ईस्वी में की गई थी। और दूसरी कौन सी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इन दोनों संस्थाओं को मिलाकर 1851 में तीसरी संस्था का निर्माण किया गया जिसका नाम हमें याद रखना है क्या, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना कब की गई 1851। राधाकांत देव इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों में राधाकांत देव, जो इस ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष के रूप में नामित हुए थे। याद रखेंगे प्रथम अध्यक्ष के रूप में कौन नामित हुए थे, राधाकांत देव। और देवेंद्रनाथ जो थे
टैगोर, वो इनके प्रथम सचिव के रूप में नामित हुए थे। तो जो तीसरी हमारी संस्था रहेगी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना कब की गई? 1851 ईस्वी में। किन दो संस्थाओं को मिलाकर इसका निर्माण किया गया? लैंड होल्डर सोसाइटी प्लस बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना जो भारत की पहली राजनीतिक संस्था मानी जाती है, जिसकी स्थापना 1838 में द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा की गई। 1843 में दूसरी संस्था स्थापित हुई बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, जो 1843 में, जिसकी प्रथम अध्यक्षता के रूप में हमें याद रखना है कि एक अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज थॉमसन ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इन दोनों सोसाइटियों को मिलाकर जो तीसरी बंगाल प्रेसिडेंसी की सोसाइटी या राजनीतिक संस्था बनी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जो 1851 में। इसके बाद जो अगली रहती है इंडियन लीग, बंगाल की चौथी राजनीतिक संस्था रहती है कौन सी? इंडियन लीग, याद रखेंगे। बंगाल प्रेसिडेंसी की चौथी राजनीतिक संस्था के रूप में कौन सी संस्था स्थापित हुई? इंडियन लीग, हम याद रखेंगे, जिसकी स्थापना की गई थी 1875 ईस्वी में। इंडियन लीग की स्थापना कब की गई? 1875 ईस्वी में। इसके संस्थापक कौन थे? शिशिर कुमार घोष। इसकी स्थापना या इसके संस्थापक कौन रहेंगे? शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना 1875 में किस स्थान पे की थी? स्थान का नाम पूछा जाता है तो हमें याद रखना है किस स्थान पे? कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष के द्वारा। स्थापना वर्ष पूछा जाता है 1875 में। इसके बाद बंगाल प्रेसिडेंसी की एक महत्वपूर्ण जो संस्था इससे आगे बनती है, जिसको हम कहते हैं इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे भारतीय संघ। कई बार कई परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया। इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस की स्थापना से पहले अखिल भारतीय स्तर की एक संस्था थी। जो पांचवी संस्था हम बंगाल प्रेसिडेंसी की पढ़ रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो हम उत्तर देंगे इंडियन एसोसिएशन, जिनको हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं? भारतीय संघ के नाम से हम इसको जानते हैं। इसकी जो स्थापना होती है जो 1876 में, यानी इंडियन एसोसिएशन या भारतीय संघ की स्थापना कब होती है? 1876 में। इसकी जो स्थापना करते हैं या इसके जो संस्थापक रहते हैं वो रहेंगे आपके कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। संस्थापक SN बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दूसरा इसका साथी रहता है इसके साथ में कौन? आनंद मोहन बोस, जिन्होंने किसकी स्थापना की मित्रों? याद रखेंगे हम इंडियन एसोसिएशन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? भारतीय संघ। ये कांग्रेस की स्थापना से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था थी। अच्छा प्रश्न है। कांग्रेस की स्थापना से कौन सी राजनीतिक संस्था अखिल भारतीय स्तर की राजनीतिक संस्था के रूप में जानी जाती थी? भारतीय स्तर की संस्था थी, याद रखेंगे। अच्छा प्रश्न बनता है और परीक्षा में पूछा भी जाता है कि कांग्रेस की स्थापना से पहले अखिल भारतीय स्तर की कौन सी महत्वपूर्ण संस्था थी? तो हम याद रखेंगे इंडियन एसोसिएशन, भारतीय संघ। 1876 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? SN बनर्जी और आनंद मोहन बोस। इस संगठन के द्वारा भारत में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था, समाचार पत्रों को जो प्रतिबंधित किया गया था, हमारी प्रेस को प्रतिबंधित किया गया था, उनका विरोध इन्होंने किया था। आर्म्स एक्ट जो शस्त्र अधिनियम था, उनका विरोध इन्होंने किया था। और सिविल सेवा की जो परीक्षा इंग्लैंड में आयोजित होती थी और भारतीय लोगों के लिए उन्होंने उम्र को घटाकर कम कर दिया था। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों का विरोध इस संगठन के द्वारा किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, शस्त्र अधिनियम, सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित मुद्दों को इस संगठन के द्वारा उठाया गया था। तो ये बातें हमने की बंगाल में स्थापित होने वाली प्रमुख जो राजनीतिक संस्थाएं थी, जिसका अध्ययन हमने अलग अलग किया, अलग अलग चरणों में। जो पहली हमारी संस्था थी वो थी बंगाल की कौन सी? बंगाल प्रेसिडेंसी में पहली संस्था रहती है लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसकी स्थापना कब की गई? 1838 ईस्वी में। किस स्थान पे? कोलकाता में की गई। जिसके संस्थापक कौन रहते हैं? द्वारकानाथ टैगोर। इस संस्था का उद्देश्य क्या था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जमींदारों के हितों की रक्षा करना। ये अच्छी तरह से याद करना
कि ये भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी। लैंड होल्डर सोसाइटी बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जमींदारों की हितों की रक्षा करने के लिए ब्रिटिश भारत में स्थापित होने वाली पहली राजनीतिक संस्था के रूप में जानी जाती है। कौन सी? लैंड होल्डर सोसाइटी। इसके बाद में दूसरी रहती है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना की गई 1843 ईस्वी में, जिसकी स्थापना में महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई द्वारकानाथ टैगोर। इसकी प्रथम अध्यक्षता जो की थी वो एक अंग्रेज अधिकारी ने की। हम अच्छी तरह से याद रखेंगे, जॉर्ज थॉमसन के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। पहली और दूसरी दोनों संस्थाओं को यहां मिलाया जाता है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का मिला जुला रूप क्या कहलाता है? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जिसके अध्यक्ष के रूप में नामित हुए थे राधाकांत देव। हम याद रखेंगे इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इसके बाद जो अगली रहती है इंडियन लीग, जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में की गई। किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष के द्वारा। किस स्थान पर इसकी स्थापना की गई? कलकत्ता में। जो एक वर्ष के पश्चात इसका जो विलय है वो इंडियन एसोसिएशन में कर दिया गया था। एक वर्ष के बाद में इसका विलय इंडियन एसोसिएशन में कर दिया गया था। इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारत का अखिल भारतीय स्तर का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संघ के रूप में जाना जाता है। स्थापना 26 जुलाई 1876 ईस्वी को की गई। एसएन बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। यह अखिल भारतीय स्तर की राजनीतिक संस्था थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को हम राष्ट्र गुरु के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्र गुरु के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने 1869 ईस्वी में आईसीएस की परीक्षा, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा भी इनके द्वारा पास की गई थी। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण फैक्ट्स के रूप में पूछा जाता है कि पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा को उत्तीर्ण किया, यानी पहला व्यक्ति कौन था जिसने आईसीएस की परीक्षा को उत्तीर्ण किया था। तो हम याद रखेंगे, प्रथम व्यक्ति या पहले व्यक्ति के रूप में आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा जो पास की थी वो सत्येंद्रनाथ टैगोर ने। सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में, कब? 1863 ईस्वी में कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण की? आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की। लेकिन मैं बात कर रहा हूं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिनको किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1869 ईस्वी में आईसीएस की परीक्षा पास की थी। उसके बाद में सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहले व्यक्तित्व थे जिनको आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद में उनको क्या किया गया? बर्खास्त किया गया। आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहले भारतीय बने जिनको आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद महत्वपूर्ण पद दिया गया और उनको बर्खास्त कर दिया गया। तो हमें याद क्या रखना है कि पहला भारतीय कौन था जिसने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की? तो हम याद रखेंगे सत्येंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने 1863 ईस्वी में पहला जो भारतीय व्यक्ति था जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा को उत्तीर्ण किया। लेकिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहले भारतीय थे जिनको जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की, एक महत्वपूर्ण पद पे आसीन हुए। लेकिन कुछ समय के बाद अंग्रेजों ने इनको उनके पद से क्या कर दिया? बर्खास्त कर दिया। तो पहले आईसीएस कौन थे जिनको अंग्रेजों ने बर्खास्त कर दिया? तो हम याद रखेंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिनको 1869 ईस्वी में अंग्रेजों ने असम से इनको उस पद से हटा दिया गया था। तो दो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हमें याद रखने हैं। पहला व्यक्ति जिसने आईसीएस की परीक्षा पास की, सत्येंद्रनाथ टैगोर, 1863 ईस्वी में। पहला व्यक्ति कौन था जिनको बर्खास्त किया गया आईसीएस उत्तीर्ण करने के बावजूद? वो हमें याद रखना है। वो हमारे कौन रहेंगे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिन्होंने किसकी स्थापना की थी? याद रखेंगे इंडियन एसोसिएशन। तो ये 5 जो महत्वपूर्ण हमने बंगाल प्रेसिडेंसी की जो संस्थाएं पढ़ी। इसके बाद में रहती है दूसरी प्रेसिडेंसी हमारी बंबई। कौन सी प्रेसिडेंसी रहेगी? बंबई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हुई? तो सबसे पहले यहां पे रहती है कौन सी संस्था? बंबई एसोसिएशन। बंबई एसोसिएशन, बंबई एसोसिएशन। बंगाल की 5 राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करने के बाद में अगला जो रहता है हमारा टॉपिक
बंबई प्रेसिडेंसी में महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाओं के रूप में 1852 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। इसकी स्थापना की गई थी दादा भाई नारोजी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नारोजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। दादा भाई नारोजी, जिन्होंने आर्थिक शोषण का, जो अंग्रेज लोग हमारा आर्थिक शोषण कर रहे थे, उनका वर्णन किया था और उस आर्थिक शोषण के रूप में इन्होंने एक अपना सिद्धांत भी दिया था, धन निष्कासन का सिद्धांत, जिनको हम ड्रेन थ्योरी के नाम से जानते हैं, कि अंग्रेज लोग भारतीयों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं और यहां से जो कच्चा माल जो इंडिया का था और यहां से लेके वो ब्रिटेन जाते हैं, वहां फैक्ट्रियों के द्वारा उसको मशीनों के द्वारा पक्के माल में निर्मित करके फिर बेचा भी कहां जाता है? भारत में। यानी धन भी भारत का था और लूटा भी उनके द्वारा किसको जा रहा है? भारत को जा रहा है। इसलिए उन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया, ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत दिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उनके ऊपर उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, अन ब्रिटिश पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि भारत में गरीबी का जो कारण है वो अंग्रेजों ने जो भारत का आर्थिक शोषण किया है उसके कारण भारत गरीब रहेगा। तो बंबई प्रेसिडेंसी की पहली महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था के रूप में कौन सी रहेगी? हम याद रखेंगे बंबई एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1852 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? दादा भाई नारोजी के द्वारा। दूसरी जो यहाँ पे राजनीतिक संस्था स्थापित की जाती है बंबई में, पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा हम लोग याद रखेंगे। बंबई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत दूसरी राजनीतिक संस्था, जनता में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के लिए जो दूसरी संस्था बनती है, पूना सार्वजनिक सभा, जिसकी स्थापना रहेगी आपके 1870 ईस्वी में। इसकी स्थापना 1870 ईस्वी में। इसकी स्थापना में 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों का योगदान, एम.जी. रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। एम.जी. रानाडे इसके संस्थापक सदस्यों में माने जाते हैं। इसके बाद में एस.एस. चिपलूणकर, और तीसरा जो व्यक्तित्व रहता है एम.वी. जोशी। एम.वी. जोशी। इन तीन व्यक्तियों के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की जाती है। कब? 1870 ईस्वी में। मुख्य जो योगदान एम.जी. रानाडे या महादेव गोविंद रानाडे का रहता है। ये बंबई प्रेसिडेंसी में स्थापित दूसरी राजनीतिक संस्था थी। इसके बाद में बंबई प्रेसिडेंसी में तीसरी राजनीतिक संस्था रहती है बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना की जाती है 1885 में। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में। इसमें भी 3 व्यक्तियों का महत्वपूर्ण जो योगदान रहता है, जिसमें फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग, बदरुद्दीन तैयबजी। याद रखेंगे बंबई प्रेसिडेंसी की तीसरी जो संस्था बनती है, जिसका नाम क्या रहेगा? हम याद रखेंगे बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना कब की गई? 1885 ईस्वी में की गई। कितने व्यक्तियों का योगदान रहेगा? 3 व्यक्तियों का योगदान। उदारवादी व्यक्तित्व के नेता थे फिरोज शाह मेहता, जिनको बंबई का बेताज बादशाह कहा जाता है। दूसरा जो व्यक्तित्व रहता है वो के.टी. तेलंग। तीसरा जो व्यक्तित्व रहता है बदरुद्दीन तैयबजी। 3 व्यक्तियों की स्थापना के कारण एक संस्था का एक अन्य नाम भी मिलता है हमें, बंबई त्रयी। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो हम याद रखेंगे बंबई त्रयी, क्योंकि इसकी स्थापना करने में कितने व्यक्तियों का योगदान था? 3 व्यक्तियों का, फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग, बदरुद्दीन तैयबजी।
इसलिए इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न अच्छा प्रश्न बनता है, बढ़िया प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना से संबंधित नहीं है या बंबई त्रयी की स्थापना से संबंधित नहीं है। तो हम याद रखेंगे फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयबजी, जिन तीन व्यक्तियों का योगदान होने के कारण इस बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, बंबई त्रयी के नाम से भी जानते हैं। तो बंबई प्रेसिडेंसी में कांग्रेस की स्थापना से पूर्व तीन महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हुई, जिसमें पहली राजनीतिक संस्था थी बंबई एसोसिएशन 1852, जिसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। इसके बाद दूसरी जो पूना सार्वजनिक सभा, जिसकी स्थापना 1870 ईस्वी में की गई, एमजी रानाडे, एसएस सिपलूणकर, एमवी जोशी जिसका मुख्य योगदान रहा। इसके बाद में रहती है कौन सी, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना की गई थी 1885 में। तीन महत्वपूर्ण व्यक्तियों का योगदान फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयबजी ने की। याद रखेंगे इनका अन्य नाम क्या रहेगा, बंबई त्रयी के नाम से भी जानी जाती है। इसके बाद में बंगाल प्रेसिडेंसी की महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाएं पढ़ ली, बंबई की पढ़ ली। अब हमारी जो अंतिम रहती है कौन सी, मद्रास प्रेसिडेंसी। तीन प्रेसिडेंसियां मुख्य थी, तीसरी कौन सी रहेगी, मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास जिसको वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं, चेन्नई के नाम से इनको जाना जाता है। तमिलनाडु राज्य की राजधानी है और तमिलनाडु के आसपास का तट किस नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल तट। किस नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल तट। उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला तट है ये मद्रास प्रेसिडेंसी। जिसकी पहली राजनीतिक संस्था बनती है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। मद्रास नेटिव मद्रास नेटिव एसोसिएशन संस्था, जिसकी स्थापना की जाती है 1852 ईस्वी में, जिसके संस्थापक रहेंगे गजल्लू लक्ष्मी नरसी चेट्टू। थोड़ा नाम बड़ा है, याद रखना है। मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थापित जो पहली राजनीतिक संस्था थी मद्रास नेटिव एसोसिएशन, जिसकी स्थापना की गई 1852 ईस्वी में, और इसके संस्थापक कौन थे, गजलू लक्ष्मी नरसी चेट्टू ने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसी की दूसरा संस्था रहती है मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा, जिसकी स्थापना की गई 1884 ईस्वी में। वी राघवाचार्यर, सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू, पी इन तीन महत्वपूर्ण व्यक्तियों का योगदान था मद्रास महाजन सभा, जिसकी स्थापना कब की गई, 1884। तो इस तरह से कांग्रेस की स्थापना से पूर्व ब्रिटिश भारत में तीन महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसियां थी, बंगाल, बंबई और मद्रास। इन तीनों की हमने अलग अलग जो राजनीतिक संस्थाएं भारतीय जनता के बीच में राष्ट्रीय चेतना, राजनीतिक जागृति पैदा करने के लिए उन्होंने अलग अलग क्षेत्रीय जो संगठन बनाए, उनके बलबूते उन्होंने प्रयास किया अंग्रेजों का विरोध करने का जो प्रयास उन्होंने किया था। लेकिन क्षेत्रीय होने के कारण अंग्रेज लोग उनको दबाते गए। लेकिन आखिरकार जो इंडियन एसोसिएशन हमने पढ़ा था बंगाल प्रेसिडेंसी का 1876 में स्थापित हुआ, उनके बाद से ही लगातार अंग्रेजों पे दबाव बढ़ रहा था और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रूप में 1883 में एक संगठन और बनाया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। और उसके बाद में अंग्रेजों ने फिर से ये सोच लिया कि 1857 के जैसा विद्रोह फिर से पैदा न हो जाए, इसलिए भारतीय जनता के मन की जो असंतोष की भावना थी
उनको एक मंच के माध्यम से निकालने के लिए उन्होंने एक अंग्रेजों की सोची समझी साल के द्वारा एक अखिल भारतीय स्तर की एक राजनीतिक संस्था की स्थापना की जाती है, जहीं से हमारा राष्ट्रीय आंदोलन, जहां से राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। तो राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है, उससे पहले हम याद कर लेते हैं कि कांग्रेस की स्थापना से संबंधित स्थापना कब हुई, किसके समय हुई, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन का जो चरण चलेगा उसमें मुख्य रूप से भूमिका किस राजनीतिक संस्था की रहेगी, अखिल भारतीय स्तर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो अब अपन बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता है। वर्तमान में हमारा एक ही राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय राजनीतिक दल माना जाता है। इस कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी, स्थापना से पूर्व इसके जो संस्थापक रहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक रहेंगे वो रहेंगे, हमें याद रखना है मित्रों, A.O. ह्यूम, याद रखेंगे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी था, जिनके द्वारा भारतीय जनता के मन की जो असंतोष की भावना थी, एक मंच के माध्यम से वो निकालना चाहते थे और उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? A.O. ह्यूम, पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो पक्षी विशेषज्ञ थे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम पक्षी विशेषज्ञ के रूप में भी जाने जाते हैं। याद रखेंगे, रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। इन्होंने जो 1884 ईस्वी में जिस संघ की स्थापना की थी, भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ, यानी कांग्रेस का नामकरण तो बाद में किया जाता है। A.O. ह्यूम के द्वारा 1884 ईस्वी में स्थापना की जाती है किसकी? भारतीय राष्ट्रीय संघ, याद रखेंगे, इंडियन नेशनल यूनियन, जिसकी स्थापना 1884 में A.O. ह्यूम के द्वारा की जाती है। लेकिन इसका जो नामकरण INC या इंडियन नेशनल कांग्रेस जो किया था, वो याद रखेंगे 1885 में किया था। किसके द्वारा? दादा भाई नारोजी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? दादा भाई नारोजी के द्वारा किया गया। तो अच्छा प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्व में नाम क्या था? तो याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन, जो जिसकी स्थापना की थी 1884 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण जो किसके द्वारा किया गया, तो हम याद रखेंगे 1885 में किसके द्वारा किया गया? दादा भाई नारोजी के द्वारा। तो ये बात हो गई कि कांग्रेस का पूर्व में नाम क्या था, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसकी स्थापना 1884 में। कांग्रेस की स्थापना पूछी जाती है 1885 में। नामकरण किसने बदला? तो याद रखेंगे, दादा भाई नारोजी के द्वारा इनका नामकरण बदला गया। जब कांग्रेस की स्थापना की गई, उस समय भारत के गवर्नर जनरल, उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन। अच्छा प्रश्न बनता है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन, उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ग्लैडस्टोन, याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल हमें याद रखना लॉर्ड डफरिन, और उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था ग्लैडस्टोन। तो कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी, अंग्रेजों की जो चाल थी कि 1857 का विद्रोह अंग्रेज झेल चुके थे, जिसके जैसा विद्रोह फिर से ना हो, तो उन्होंने जो उस जैसा विद्रोह फिर से न हो, उसके लिए उन्होंने भारतीय लोगों के लिए एक अखिल भारतीय स्तर पर उसके उन लोगों के असंतोष की जो भावना थी, अंग्रेजों के विरुद्ध जो उनकी असंतोष की भावना थी, उनको निकालने के लिए अंग्रेजों ने एक अखिल भारतीय स्तर का मंच तैयार कर दिया, जिसका नाम दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना
28 दिसंबर 1885 28 दिसंबर 1885 को की गई। किस स्थान पे की गई? बंबई में की गई। याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना कब की गई? 28 दिसंबर 1885 को की गई। इसके संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो एक पक्षी विशेषज्ञ था। 1884 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी और इसी भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम जो 1885 में बदला, वो किसने बदला? दादा भाई नारोजी ने। तो स्थापना किस स्थान पे हुई? बंबई में हुई। लेकिन बंबई से पहले जो इसका पहला सम्मेलन जो प्रस्तावित था, वो सम्मेलन पूना में प्रस्तावित था, लेकिन पूना में अकाल पड़ने के कारण उन लोगों ने उस स्थान को चेंज कर लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ अधिवेशन और कुछ अध्यक्ष जहां से हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो हम उनकी चर्चा करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कहां हुए, उनकी अध्यक्षता किसने की, वो क्यों महत्वपूर्ण है, उनके बारे में यदि हम बात करते हैं। कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशनों की बात यदि हम करते हैं तो इनके अधिवेशन हमें याद रखने की किस किस स्थान पर हुए हैं, उनकी अध्यक्षता किस किस के द्वारा की गई। हमें पता है कि इस कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो किस स्थान पे हुआ था, क्योंकि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? बंबई में हुई थी। याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? बंबई में हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। उसके संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डॉफ्रिन थे। उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन थे, हम याद रखेंगे। तो पहला जो सम्मेलन होता है वो कहां होता है? बंबई में। दूसरा, आप सीधे पश्चिम से पूर्व की ओर जाइए, दूसरा जो इसका सम्मेलन रहेगा वो आपका रहेगा कलकत्ता में, यानी बंबई प्रेसिडेंसी से बंगाल प्रेसिडेंसी की तरफ। तीसरा जो सम्मेलन होता है इसका किस स्थान पे होता है? मद्रास, जिसको चेन्नई, जो तमिलनाडु की राजधानी। चौथा जो इसका सम्मेलन होता है किस स्थान पर? इलाहाबाद, जो किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। तो ये कांग्रेस के पहले जो 4 सम्मेलनों की अपन बात कर रहे हैं। पहला सम्मेलन किस स्थान पे हुआ था? बंबई में हुआ था। यह सम्मेलन कब हुआ था? 1885। कांग्रेस का पहला सम्मेलन 1885। दूसरा हुआ था हमारा 1886 ईस्वी में। तीसरा हमारा जो कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 1887 ईस्वी में। और चौथा कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था 1888 ईस्वी में। चारों सम्मेलन के अध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि इनका मिलान कर दीजिए, एक तरफ अध्यक्ष के नाम, एक तरफ सम्मेलनों के नाम दिए जाते हैं, स्थान के नाम दिए जाते हैं, सन दिए जाते हैं। तो सभी बातें अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे। स्थान देखो, पहला बंबई में, बंबई के बाद कहां जाना? कलकत्ता। कलकत्ता से फिर आप नीचे आइए, कहां पे? मद्रास। फिर आपको कहां जाना है? इलाहाबाद। इलाहाबाद के बाद चौथे के बाद में पांचवा भी वापस कहां होता है? बंबई में होता है। और वापस छठा भी कहां होता है? कलकत्ता में। इस तरह से पहले 6 सम्मेलनों के स्थान हम याद रख सकते हैं। पहले बॉम्बे, बॉम्बे से आप कलकत्ता जाइए, कलकत्ता, कलकत्ता से तीसरा कहां? मद्रास। मद्रास से फिर चौथा कहां होगा? इलाहाबाद में। पांचवा वापस कहां होगा? बंबई में। और छठा वापस कहां होगा? कलकत्ता में। पहला जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी WC बनर्जी। प्रथम कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? WC बनर्जी के द्वारा की गई थी, जो पहले ईसाई अध्यक्ष थे। पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कैसे अध्यक्ष थे? ईसाई अध्यक्ष थे। दूसरे सम्मेलन की जो अध्यक्षता की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? दादा भाई नारोजी के द्वारा। दूसरे सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा? दादा भाई नारोजी। याद रखेंगे, दादा भाई नारोजी के द्वारा दूसरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन की अध्यक्षता की जाती है। और जो पहले कांग्रेस के कैसे अध्यक्ष थे?
मुस्लिम अध्यक्ष थे, याद रखेंगे। पहले पारसी अध्यक्ष थे, पहले पारसी अध्यक्ष थे। पहले पारसी अध्यक्ष थे। और तीसरा रहता है मद्रास में, इसकी जो अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयबजी, ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयबजी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसके बाद जो चौथा रहता है हमारा इलाहाबाद में, इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी जॉर्ज यूल। इसकी अध्यक्षता की गई थी जॉर्ज यूल के द्वारा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो चारों सम्मेलनों का बहुत बड़ा महत्व है। याद रखेंगे हम कि पहला सम्मेलन बंबई में, ऐसे सीधे स्थान दिए जा सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि इस तरह से मैप का प्रश्न भी आता है कि एक यहाँ 2 लिख दिया, 3 लिख दिया और 4 लिख दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थानों को सम्मिलित कीजिए। तो हमें याद रखना है यहाँ पे बंबई, फिर कलकत्ता, कलकत्ता के बाद मद्रास, मद्रास के बाद इलाहाबाद, फिर बंबई और फिर कहाँ पे कोलकाता। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन के स्थान रहेंगे। पहला बंबई में, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में, चौथा इलाहाबाद में। पहला 1885, दूसरा 1886, तीसरा 87 में, चौथा 88 में। पहले की अध्यक्षता किसके द्वारा? WC बनर्जी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ईसाई अध्यक्ष थे। दूसरे सम्मेलन की अध्यक्षता की जाती है दादा भाई नारोजी के द्वारा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले क्या थे? पारसी अध्यक्ष थे। और तीसरे सम्मेलन की अध्यक्षता की जाती है बदरुद्दीन तैयब जी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और चौथे सम्मेलन की अध्यक्षता की जाती है किसके द्वारा? जॉर्ज यूल। यानी चारों जो पहले सम्मेलन होते हैं उन चारों का बहुत बड़ा विशेष महत्व रहता है। पहले का पहला ईसाई अध्यक्ष, दूसरे का पहला पारसी अध्यक्ष, तीसरे का पहला मुस्लिम अध्यक्ष और चौथा पहला अंग्रेज अध्यक्ष। पहला जो सम्मेलन हुआ था बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत जो कॉलेज था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन आयोजित हुआ था। अच्छा प्रश्न बनता है कि बंबई से पहले ये प्रस्तावित कहां था? पूना में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन बंबई से पहले किस स्थान पे प्रस्तावित था? तो हमें याद रखना किस स्थान पे था? पूना में प्रस्तावित था। लेकिन किस कारण से यहां से स्थगित किया गया? अकाल के कारण यहां से इसको स्थगित करके किस स्थान पे पहले सम्मेलन को आयोजित किया गया? बंबई में पहले सम्मेलन को आयोजित किया था। प्रथम जो सम्मेलन था इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 72 प्रतिनिधियों में सबसे ज्यादा जो प्रतिनिधि थे वो किस प्रेसिडेंसी से थे? बंबई से 38 प्रेसिडेंसी थे। मद्रास से इस सम्मेलन में 21 प्रेसिडेंसी थे। उत्तर प्रदेश के अवध से इस सम्मेलन में 7 लोग थे। बंगाल और पंजाब से 3-3 लोग इस पहले कांग्रेस के सम्मेलन में इन लोगों ने भाग लिया। तो याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन किस स्थान पे आयोजित हुआ? बंबई में। लेकिन बंबई से पहले किस स्थान पे प्रस्तावित था? तो हमें याद रखना है कि बंबई से पहले ये जो सम्मेलन था वो पूना में प्रस्तावित था, लेकिन पूना में अकाल के कारण इसको किस स्थान पे आयोजित किया गया? बंबई में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? WC बनर्जी के द्वारा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ईसाई अध्यक्ष बने। इसमें कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन 72 प्रतिनिधियों में सबसे ज्यादा जो प्रतिनिधि थे वो किस प्रेसिडेंसी से थे? बंबई से सबसे ज्यादा प्रतिनिधियों ने, इसमें 38 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इस तरह से ये पहले जो 4 सम्मेलन है, अध्यक्ष है, स्थान है और वर्ष है, इनको हमें अच्छी तरह से याद रखना है कि पहला सम्मेलन बंबई, दूसरा कोलकाता, तीसरा मद्रास,
चौथा इलाहाबाद। ये बात बता दूं आपको कि सबसे ज्यादा जो सम्मेलन हुए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो किस स्थान पे होंगे आपके? कलकत्ता में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वाधिक सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित होते हैं? कलकत्ता में। हमें याद रखना है कि जो दादा भाई नारोजी है, वो दादा भाई नारोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 सम्मेलनों की अध्यक्षता की। दादा भाई नारोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इनके द्वारा आर्थिक शोषण के ऊपर धन निष्कासन का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ड्रेन थ्योरी, याद रखेंगे ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत भी इनके द्वारा दिया गया था। दादा भाई नारोजी के द्वारा लंदन में 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई, जो विदेश में स्थापित एक राजनीतिक संस्था थी। इस संस्था के माध्यम से ब्रिटिश लोगों को ये बताना चाहते थे कि अंग्रेज लोग भारत का किस तरह से शोषण कर रहे हैं। इनके द्वारा राष्ट्रगोप्तार और सत्यवादी 2 पत्रिकाएं भी निकाली गई गुजराती भाषा में। राष्ट्रगोप्तार और सत्यवादी 2 पत्रिकाएं निकाली गई दादा भाई नारोजी के द्वारा। किस भाषा में? गुजराती भाषा में इनके द्वारा निकाली गई। दादा भाई नारोजी के द्वारा 3 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन की अध्यक्षता की गई। एक तो ये 1886 में पहले पारसी अध्यक्ष बनी गए, इसके बाद इन्होंने 1893 में और तीसरा जा था 1906 में। 1886 में जो इन्होंने अध्यक्षता की वो किस स्थान पे हुआ था? कलकत्ता में। 1893 में जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था लाहौर, और तीसरा हुआ था कलकत्ता। तो ये भी पूछा जाता है कि दादा भाई नारोजी ने कुल कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलनों की अध्यक्षता की? तो याद रखेंगे 3 बार। 1906 का जो था उनमें उन्होंने स्वराज्य की मांग रखी थी। याद रखेंगे कांग्रेस के किस सम्मेलन में पहली बार स्वराज्य की जो मांग रखी गई थी वो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किसके द्वारा रखी गई? दादा भाई नारोजी के द्वारा रखी गई थी। एक इन्होंने महत्वपूर्ण जो किताब लिखी थी, कौन सी? पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत की जो गरीबी है उसका कारण अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों का शोषण करना, जिनके कारण ही भारत की गरीबी है। तो ये याद रखेंगे पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? दादा भाई नारोजी के द्वारा। और उन्होंने आर्थिक शोषण के लिए जो कौन सा सिद्धांत? धन निष्कासन का सिद्धांत पहली बार इन्होंने दिया था 1896 में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था। धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नारोजी के द्वारा पहली बार किस अधिवेशन में दिया गया? कलकत्ता के 1896 ईस्वी के अधिवेशन में दिया गया था। और इसी अधिवेशन में पहली बार कौन सा गीत? भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया। कांग्रेस के किस अधिवेशन के माध्यम से पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया? 1896 में कलकत्ता का अधिवेशन। राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगीत के रचयिता रहेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रहीम सायातुलानी, मुस्लिम था रहीम सायातुलानी, जिन्होंने 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया, उसकी अध्यक्षता इसके द्वारा
की गई थी। तो कांग्रेस के ये महत्वपूर्ण सम्मेलन रहेंगे, इससे आगे भी रहेंगे। अलग अलग सम्मेलन की विशेषता इनमें रहती है कि 1896 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रहीम सायातुलानी के द्वारा की गई। राष्ट्रगान को 1911 ईस्वी में गाया गया कलकत्ता अधिवेशन में ही। पहली बार कांग्रेस के किस सम्मेलन में स्वराज्य के प्रस्ताव को रखा गया? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो हम बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जहां से हमारा राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होता है कि इनकी जो कुछ लोगों ने ये माना, लॉर्ड डफरिन ने कहा कि ये जो स्थापना की गई है ये अल्पसंख्यक भारतीय जनता के अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। कुछ लोगों ने माना, लॉर्ड कर्जन ने कहा कि कांग्रेस जो है वो मेरे भारत में रहते हुए मैं शांतिपूर्वक तरीके से इसकी मृत्यु को देखना चाहता हूं। लॉर्ड कर्जन के द्वारा कांग्रेस को गंदी चीज और देशद्रोही संगठन के नाम से जाना गया। कुछ भारतीय लोगों के द्वारा बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के सम्मेलनों के बारे में कहा कि यदि हम मेढक की तरह साल में एक बार टर्राए तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो मेढक की तरह एक बार टर्राए तो इससे कुछ नहीं होने वाला, ऐसा किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक, जिसका भी अध्ययन हम आगे करेंगे दूसरे चरण में। लाला लजपत राय ने कहा कि कांग्रेस केवल एक शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला है, केवल साल में एक बार इकट्ठे होते हैं, कोई सफलता मिलती नहीं है। विपिन चंद्र पाल ने इनको एक याचना संस्था की संज्ञा दी थी। अश्विनी कुमार दत्त ने इनको 3 दिन का तमाशा कहा। अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा कांग्रेस को अलग अलग संज्ञाएं दी गई हैं।